जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से वेलकम बैक और बात करेंगे कि जंग जिसका जिक्र जब भी करते हैं तो कहते हैं कि जंग और ईरान और अमेरिका के दरमियान लड़ी जा रही है, लेकिन इसके असरात पूरी दुनिया पे पड़े हैं। मगर जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की कि पाकिस्तान के हर घर में हम महसूस कर रहे हैं, कहीं पे हम देख रहे हैं कि मशरिक़ वुस्ता की जो कशीदगी है उसने आलमी जो तेल की मंडी है उसको हिलाकर रख दिया। फिर हम कहीं देखते हैं कि भाई इसका सीधा बोझ पाकिस्तान जो है उसकी मईशत पर पड़ा है। लोग जो हैं जो बिजली और गैस से इस वक्त महरूम हैं, कितने कितने घंटों की ना सिर्फ बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, गैस की भी लोड शेडिंग हो रही है। उसके साथ साथ जो हमारी जो बिजली और गैस के जो पैदावारी लागत है वो बढ़ती जा रही है, उसकी सनत में की लागत में जो है इजाफा हो रहा है। और हमारी जो सनत है जो पहले से ही हम जब भी बात करते हैं कि सनती मंडी जो है वो बिल्कुल बैठी जा रही है, और ख़ास तौर से एनर्जी क्राइसिस की वजह से तो आम आदमी की ज़िंदगी पहले से ज़्यादा मुश्किल से मुश्किल तरीन होती चली जा रही है। और जब जंग का जिक्र आता है और उसके बाद जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो एनर्जी क्राइसिस की तरफ हम जा रहे हैं उस पर जब बात होती है तो हर आम आदमी ये समझना शुरू हो गया है और वो जानता है कि ज़िंदगी बेहतर के बजाय बस से बदतर होती चली जा रही है। क्योंकि आज आप किसी को कॉल कर लें, किसी से बात कर लें, तो सबसे पहले क्या जिक्र होता है कि आलमी मंडी में जो तेल की कीमतें हैं वो आखिर कब कम होंगी, अगर कम होंगी तो क्या वाकई हमारे यहाँ उसकी कमी देखने में आएगी या नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस वक्त ख़बरदार किया जा रहा है वो यही किया जा रहा है कि महंगाई का दबाव इसी तरह बरकरार रहेगा, स्टॉक मार्केट भी गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। सवाल ये कि पाकिस्तान जो है एक मुआशी झटके के लिए क्या फिर से तैयार है, और हुकूमत के पास इस सूरत हाल से निकलने के लिए क्या जो है इकदाम करना चाहिए, उन्हें वो कर रहे हैं, और क्या वो कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं, क्योंकि उन्होंने अभी बताया मुझे ब्रेक से पहले कि भाई वहाँ उनकी जो है बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस हुई है, और उस कॉन्फ्रेंस में कराची चैम्बर से भी लोग हैं और मुख्तलिफ जो बिजनेसमैन हैं उन्होंने भी शिरकत की, और इसके हल क्या निकला ये भी इनसे जानते हैं। लेकिन पहले इनसे मिलते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आसिफ शेख जावेद साहब, सीनियर एडवाइज़र कराची चैम्बर। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, सुबह खैर। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए हैं और अपने टाइम लेके आए हैं, और ख़ास तौर से आपने हमें जिक्र यही करना है कि आपने बताने के हल क्या है इसका, क्योंकि हर आम आदमी परेशान है। तो सबसे पहले यहीं पे बात करते हैं कि मशरिक़ वुस्ता की जो कशीदगी है पाकिस्तान की मईशत पर इसके कैसे असरात पड़े, और फिर तेल की कीमतों में इजाफे के असरात जो हैं क्या बरकरार रहेंगे या फिर कमी आपको नज़र आ रही है कहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका शो पे इनवाइट करने का। देखिए, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मिडल ईस्ट की सूरत हाल और ईरान यूएस वॉर जो हो रही है इसराइल और इनके दरमियान, उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली हम पे आ रहा है। तो हमारा अगर मिडल ईस्ट में देख लें तो हमारी सारी मैन पावर तकरीबन वहाँ है। हमारी जो एक्सपोर्ट की प्रोसीड्स हैं उससे ज़्यादा हमें जो है वो रेमिटेंस बाहर से आती है। इतना बड़ा स्टेक है हमारा मिडल ईस्ट में और गल्फ़ कंट्रीज़ में। और ईरान हमारा नेबरिंग कंट्री है, तो इसकी अगर यहाँ वॉर हो रही है या यहाँ बेचैनी है तो उसका भी इम्पैक्ट आएगा। ऑयल की प्राइसेस का देखिए, मैं आपको बताऊँ, आपने अभी ब्रेक से पहले भी बात हो रही थी, ये हम आज की डेट में अभी हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि ऑयल कम होने जा रहा है या ज़्यादा होने जा रहा है। इस वक्त जो है सूरत हाल फिर थोड़ी सी ट्रिकी है। अगर कोई एक स्टेटमेंट कहीं से भी आ जाता है या कोई एक्शन लिया जाता है तो फिर उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट सबसे पहले ऑयल पे आता है। और हम चूँकि थोड़ा सा एनर्जी में और ऑयल में हम वीक है हमारी इकोनॉमी, तो हमारा इम्पैक्ट जल्दी उसके ऊपर आता है और उसका फ़ौरन इम्पैक्ट जो है वो डाउन द लाइन नीचे तक चला जाता है फ़ौरन। तो थोड़ा हुकूमत के पास ये इसको सस्टेन करने के लिए मौके कम हैं और जंग हो रही है। लेकिन इसमें एक बड़ी खुशाइंद बात आप ये देखें कि पाकिस्तान का रोल इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा इस वॉर में। और जो वो सो कॉल्ड हमें कहते थे सो कॉल्ड के आइसोलेशन का शिकार है, तो वो एक ग्लोबल आइकॉन की तरह बन के अपीयर हुआ है पाकिस्तान जी। और बहुत बड़ी कामयाबी है। अभी फौरी तौर पे ऐसा नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ज़ाहिर है कि मुज़ाकरात किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सके, लेकिन इसका इम्पैक्ट होगा, अच्छा इम्पैक्ट आएगा और ओवरऑल पाकिस्तान की इकॉनमी पे भी इसका अच्छा असर होगा। आपने जैसे जिक्र किया तो हमारे कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ज़ुबैर मोतीवाला साहब की क़यादत में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, बड़ी सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस थी। उसमें कराची के तमाम लीडिंग जो एसोसिएशंस हैं और ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन शामिल थे। तो सब ने हुकूमत को कोई अपने मुतालबात नहीं रखे। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, देखें मैं इसको मेंशन करना चाहता हूँ कि बड़ी बात है कि हमने फौरी तौर पे अपने मुतालबात नहीं दोहराने शुरू कर दिए कि ऐसा कर दें वैसा कर दें ऐसा हो जाएगा। उन्होंने हुकूमत को अपने ताउन का यकीन दिलाया। और लेकिन उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ज़ुबैर मोतीवाला ने जो की, उन्होंने कहा कि जब ये स्ट्रीमलाइन हो जाएँ चीज़ें और ये जंग बंदी सस्टेनेबल हो, आगे बढ़े जंग बंदी में तोसी और जंग रुक जाए, तो जो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन है
अगर उस पे हुकूमत पाकिस्तान उसको भी अपने एजेंडा में शामिल करे तो वो पाकिस्तान की जो एनर्जी का क्राइसिस है और जो इंडस्ट्री फेस कर रही है एनर्जी का क्राइसिस, उसके लिए बहुत बड़ा मदावा होगा और बहुत बड़ी हमारी इंडस्ट्री सेक्टर के लिए सहूलत हो सकती है। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा टाइमली डिमांड थी ज़ुबैर मोतीवाला की, कि उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान इसको अपने एजेंडा में शामिल करे। क्योंकि देखिए आप, ये बात हो रही है, अभी आपने इंट्रो में भी कहा कि जी गैस की भी लोड शेडिंग हो रही है और घरों में भी प्रॉब्लम, इंडस्ट्री को तो था ही, अब घरों में भी प्रॉब्लम है। तो अगर हमारी गैस पाइपलाइन ईरान के साथ रीइंस्टेट हो जाती है और पाइपलाइन पे काम शुरू होता है और गैस हमें मिलनी शुरू हो जाती है, तो बहुत बड़ा मसला हमारा बहुत हद तक हल हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये ज़ुबैर मोतीवाला का टाइमली डिमांड थी और इसको हुकूमत को सोचना चाहिए कि अब जब भी वो नेगोशिएट करें इसको भी अपने एजेंडा में शामिल रखें। सही। अच्छा, मुझे भी आपसे जानना है आसिफ साहब कि बढ़ती हुई जो पैदावारी इस वक्त लागत है, और अब ऑलरेडी हम इतने वीक थे, एनर्जी क्राइसिस में से चल रहे थे, तो इस वक्त जो है हमारी सनतें किस तरफ जा रही हैं? देखें इस वक्त क्योंकि तो सारे इंडस्ट्रीज आप लोगों के साथ एज ऑफ नाउ तो देखें एनर्जी का क्राइसिस है, और जब एनर्जी का क्राइसिस है और तेल भी देखें कोई सूरत हाल वाजे नहीं है कि प्राइसेस कम होंगी। आज अगर आप ट्रांसपोर्टर्स को भी ले लें तो वो भी परेशान है कि किराए बढ़ाने हैं, कम करने हैं, या अगर बढ़ाने हैं तो कितने बढ़ाने। तो इंडस्ट्री का भी यही हाल है, जाहिर है कोई एनर्जी उनके पास अवेलेबल नहीं है, एनर्जी के सोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो वो तो दबाव का शिकार हैं। लेकिन जब तक ये जंग मुकम्मल तौर पे रुक नहीं जाती या कुछ मामला तय नहीं हो जाते, हमें नहीं पता कि हम कहाँ खड़े हैं। एज ऑफ नाउ तो हम मुश्किल में और इंडस्ट्री भी क्राइसिस में है। अच्छा, ये जब सूरत हाल है, क्योंकि आपने भी कहा कि अभी नहीं पता कि भाई कहाँ हम स्टैंड करें, क्या इस सूरत हाल में जो छोटे और दरमियाने कारोबार करने वाले लोग हैं वो मुतासिर होंगे? क्या बरामदात जो हैं उनका भी मनफी असर होगा? जी बिल्कुल, देखें छोटे, मैंने आपसे कहा ना कि हमारी चूँकि इकॉनमी की ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं है और हमारे पास फंड्स भी क्योंकि कम होते हैं हुकूमत के पास, तो उसका पहला इम्पैक्ट जो है वो डाउन द लाइन सबसे नीचे फौरन आ जाता है। जो बड़े बिजनेसमैन है वो तो कर जाते हैं, लेकिन जो छोटा ताजिर है, मिडिल क्लास है, उसके ऊपर इम्पैक्ट बहुत जल्दी आता है। तो ये तो अब इसमें देखिए कुछ भी नहीं हो सकता, गवर्नमेंट अपनी कोशिश कर रही है, लेकिन इस वक्त जो है वो मुश्किल सूरत हाल है और किसी को भी नहीं पता कि क्या होगा। देखें जिनके दरमियान जंग हो रही है उन्हें भी नहीं पता कि अभी क्या होना है, नेक्स्ट मूव क्या है। तो हम तो जाहिर है कि दूसरे तीसरे नंबर पे आते हैं, तो पहले तो उन्होंने तय करना है कि क्या होना है और क्या नहीं होना। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो है आम आदमी, आपने कहा तो ये सही बात है कि मुश्किल का शिकार। अच्छा, आम आदमी जो है ना, अभी वो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ की जब बात होती है और फिर वहाँ से कहा गया कि 34 जो थे जहाज़ वो गुजारे गए हैं, तो उसके बाद आम आदमी को हुआ कि शायद इससे जो है ऑयल प्राइसेस में जो है कमी आएगी, फ़र्क पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से भी हम लोग बहुत ज़्यादा रिलेट रहते हैं, और ख़ास तौर से पाकिस्तानी जो है, जब भी स्टॉक मार्केट जो है वो डाउन होती है तो लगता है कि बस अब मज़ीद जो है महंगाई होगी और मसले मसाइल आएंगे। लेकिन इसकी जो गिरावट की जो बुनियादी वजूहात हैं वो आपकी नज़र में क्या है? देखिए मैं आपको बताऊँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के खुलने बंद होने के अलावा भी जो तेल की प्राइसेस हैं उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं जो आम आदमी की ज़ाहिर नॉलेज में नहीं है। हमने तो मोटी मोटी बात सुनी जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है और ये खुल जाएगा तो बेहतर होगा, लेकिन ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें हैं, इकोनॉमी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और ख़ास तौर पर कि जबकि जंग हो रही है तो आप सिर्फ एक इससे रिलेट नहीं कर सकते कि अगर ये रास्ता खुल जाएगा तो ऑयल प्राइसेस कब हो जाएंगी। बहुत सारे और फैक्टर्स हैं। अब जैसे कि वो ईरान पे अगर सेक्शन सुन रहे हैं कि जी ईरान को बंद कर देंगे, तो फिर कुछ अर्सा पहले उन्होंने कहा था कि ईरान सप्लाई कर सकता है, और अगर ईरान नहीं सप्लाई करेगा तो फिर वो एक बहुत बड़ी तादाद, उसमें बहुत बड़ी क्वांटिटी कम हो जाएगी फ्यूल की। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज का ये है कि देखें स्टॉक एक्सचेंज, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ, मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि स्टॉक एक्सचेंज जो है ना वो कभी कभी आर्टिफिशियली भी एक्ट कर रहा होता है, कभी कभी आर्टिफिशियली भी परफॉर्म कर रहा होता है, तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है इंडस्ट्री से और उससे नहीं होता। लेकिन बहरहाल अगर कोई भी इम्पैक्ट इकोनॉमी पे आता है या जंग बढ़ती है या उसमें क्राइसिस होता है, तो जो छोटा इन्वेस्टर है जो सिर्फ इसी को समझ रहा होता है कि ये इससे मुताल्लिक है, तो उसमें पैनिक बहरहाल ज़रूर होता है और उसका भी इम्पैक्ट आता है स्टॉक के ये शेयर गिरने पे। सही। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि इन्वेस्टर जो हैं उनके लिए इस वक्त क्या हिकमत अमली उन्हें अपनानी चाहिए? मैं तो समझता हूँ कि इस वक्त वेट एंड वॉच होना चाहिए, और इस वक्त जो है ना सूरत हाल कोई इतनी इनकरेजिंग नहीं है, मतलब कोई छलांग लगाने वाली सूरत हाल नहीं है, और सोच समझ के कहीं भी इन्वेस्ट करनी चाहिए और सोच समझ के कुछ भी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते कि आज क्या होगा, आज के दिन में क्या होगा, कल के दिन में क्या होगा। तो इस वक्त सूरत हाल थोड़ी सी ट्रिकी है। जी आसिफ साहब, जहाँ मैं आपसे बात कर रही हूँ कि सरमायाकारों की बात कर रही हूँ, जहाँ मैं आपसे बात कर रही हूँ बड़े बिजनेसमैन की, तो वहाँ आम आदमी की आपसे ज़रूर बात करूँगी कि
क्या आने वाले महीनों में आप देख रहे हैं कि महंगाई जो है बढ़ती हुई होगी और आम आदमी जो है उसको तैयार रहना चाहिए, और अगर रहना चाहिए तो कौन से स्टेप जो हैं उसको अपने जहन में रखने देखिए चाहिए कि मैं अपनी आपको ज़िंदगी एक को बात बताऊं, आसान बना सके? मुश्किल तो हो ही रही है ना। हमारी पाकिस्तानी कौम की खासियत मैं बताऊं कि वो हर वक्त तैयार है, वो महंगाई के लिए तैयार है और उनको ये भी पता है कि महंगाई बढ़ेगी भी। फौरी तौर पे कोई महंगाई कम होने वाले फैक्टर्स या एलिमेंट्स तो मुझे नज़र नहीं आ रहे, मुझे नज़र नहीं आता, महंगाई बढ़ेगी। और तैयारी का ये है कि वो अंग्रेज़ी में कहते हैं वन हैज़ टू लिव विद इट, हमारे पास कोई चॉइस नहीं कोई है। चॉइस नहीं। लेकिन ये कि महंगाई बढ़ेगी और ये लोगों को समझना चाहिए कि अगर कुछ ऑयल कम भी होता है तो कोई फौरी तौर पे देखें, बढ़ने का तो इम्पैक्ट आ जाता है फौरी तौर पे, कम होने का इम्पैक्ट फौरी तौर पे नहीं आता। तो इसलिए ये समझ लेना चाहिए कि इस प्राइसेस जो हैं वो जो भी चीज़ें हैं वो डेली यूज़ की हैं या और दूसरी लॉन्गर लास्टिंग है, इसमें प्राइसेस अभी बढ़ेंगी। एज एन एडवाइज़र आप हुकूमत जो है क्या हिकमत अमली अपनाए, उसको क्या एक स्टेप लेने चाहिए? देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि बुनियादी चीज़ ये है एनर्जी। अगर एनर्जी को कंट्रोल कर लेंगे तो आपकी इंडस्ट्री चलेगी और एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। आप देखें एक्सपोर्ट्स की जो फिगर है वो स्टैग्नेंट है। मैंने आपसे बताया कि जो रेमिटेंस आती है, जो हमारी मैन पावर बाहर है, लेबर फोर्स पूरी दुनिया में है और ख़ासतौर पे गल्फ़ में, वो ज़्यादा हमारी पैसे रेमिट करते हैं और एक्सपोर्ट्स की प्रोसीड्स हमारी कम है। तो हमें एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होगा। लेकिन अगर आप किसी एक्सपोर्टर से, इंडस्ट्रियलिस्ट से कहेंगे तो वो आपको यही बुनियादी चीज़ें बता देगा, एनर्जी का और बिजली और गैस। तो अगर हम इसको क्राइसिस को कवर कर सकते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर सकते हैं, ब्रिजेस हों, सड़कें हों, एनर्जी हो, तो फिर कुछ बात हो सकती है। लेकिन हल यही है कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए। ये तो आसिफ साहब वो वाले ख्वाब है जो हर पाकिस्तानी मेरे ख्याल से जब से आंख खोली है वो देख जब रहा से है। आँख खुली है और तो जब से बात करना शुरू की है ऐसा ही है। लेकिन फिर भी देखें, मैं तो इसको पॉजिटिवली भी देखता हूँ कि फिर भी आप देखें स्लो है प्रोग्रेस, लेकिन कुछ ना कुछ तो आप आगे आ रहे हैं ना कुछ आप अवाम आगे बढ़ कैसे रहे हैं। पॉजिटिवली देखे? अवाम को भी आपकी आंखों से देखना सिखाइए ना, क्योंकि आप जाहिर बात है एडवाइज़र हैं, तो हम तो आपको इसलिए आपसे अब बात कर रहे देखें, हैं कि मैंने एक होप के बगैर तो कुछ भी नहीं है होप ना। के बगैर बिल्कुल नहीं है। और मैं तो हमेशा होपफुल रहता हूँ और लोगों से भी कहता हूँ कि भाई इतना डेस्परेट ना हो। और अगर हर बंदा अपनी तौर पे, ज़ाती तौर पे देख ले तो उसने कुछ ना कुछ अचीव किया है, कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ा है। हमारी प्रोग्रेस बहुत स्लो है, स्पीड बहुत कम है, लेकिन बहरहाल हम एक ट्रैक पर तो हैं, हम जा रहे हैं आगे। और अल्लाह करेगा कि अगर ये इसमें से हम कुछ हासिल कर सकें बेहतर तरीके से, और अगर ये जंग बंदी भी हो जाए और उसमें, तो हमारा बड़ा फ़ायदा है। और ख़ास तौर पे अगर ईरान के साथ हमारे ट्रेड शुरू हो जाए, जी। तो अगर जो हम पूरी दुनिया में महंगे कार्गो रेट्स लेके और माल ख़रीदते हैं, अगर हमें अपने नेक्स्ट डोर से वो माल अवेलेबल हो, हमारी कमोडिटीज़ हमें मिले, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। जी। तो हमें इस पे हुकूमत को कोशिश करनी चाहिए कि इस एजेंडा को रखें कि हमारा ईरान के साथ ट्रेड खुलना चाहिए। अच्छा, ये ट्रेड की तो आपने बात की, लॉन्ग टर्म अगर प्लानिंग कोई की जाए तो कौन से आप समझते हैं कि ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए जिसके तहत आगे चल के आप बेहतर से बेहतर अपना फ्यूचर देख सकें, जो आप ख्वाब देख रहे होते हैं उसे कंप्लीट होते हुए नजर देखिए आए? लॉन्ग टर्म में तो यही है कि पॉलिसी जो है ना वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट, जैसे कि अगर आप इनकम टैक्स की या दूसरे टैक्सेस की भी देख लें कि वो अचानक ये हो गया, अचानक ऐसा हो गया, तो इससे क्या है, इन्वेस्टर्स का जो एतमाद है वो शेक हो जाता है। कि वो समझते हैं कि भाई अगर हमने ऐसा कुछ किया है और हमने कुछ डिक्लेयर किया है तो उसका हमें नुकसान हो रहा है। तो मतलब पॉलिसीज़ को कंसिस्टेंट रखें, इन्वेस्टर्स का एतमाद बहाल रखें। और ख़ास तौर पे देखें अब इस सूरत हाल में कि जब लोग कह रहे हैं कि भाई मिडल ईस्ट से कुछ लोग आना चाह रहे हैं या कुछ इन्वेस्टमेंट आ सकती है, तो हमें ये ओपन स्काई पॉलिसी रखनी चाहिए हुकूमत को कि जो भी आ रहा है, अगर वो इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है या कारोबार लेके आ रहा है, तो उसको वेलकम करना चाहिए। उसके लिए एक्स्ट्रा कुछ सहूलतें कर दें आप, हुकूमत ऐसा कुछ कर दे कि अगर बाहर से कोई आ रहा है तो उससे बहुत ज़्यादा पूछताछ ना हो। जो ज़ाहिर है कि कवानीन है उनको फॉलो करना सब ने, लेकिन ऐसा ना हो कि अगर कोई आना चाह रहा है उसको लगे कि मैं इधर नहीं आ सकता। अगर उसको अपनी इन्वेस्टमेंट कहीं मूव करनी है गल्फ से, तो उसके लिए एक पहला ऑप्शन पाकिस्तान ज़रूर होना चाहिए। ये हुकूमत को काम करना चाहिए, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। और ये मौका है कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट वहाँ से मूव हो रही है तो हमारे पास वापस आए। अच्छा, तो लेकिन ये अगर इस तरह का आप समझते हैं कि पहले ऑप्शन पाकिस्तान होना चाहिए, तो ये ऑप्शन किस तरह से जो प्रायोरिटी में आ सकती है, कौन से ऐसे स्टेप होंगे? एज अ बिजनेसमैन क्या बताएंगे आप? देखें सबसे पहली बात मैंने आपसे कहा ना कि इन्वेस्टर को या जो सरमाया यहाँ पे लेके आ रहा है उसको खौफ नहीं होना चाहिए। उसको ये नहीं होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे कुछ ले आऊँगा, मैं 1 बिलियन 2 बिलियन लेकर आ भी जाऊँ और फिर भी मुझे जवाब सवाल करने पड़ेंगे कि यहाँ से गए कैसे, वहाँ से गए कैसे। देखिए जैसे जुबैर साहब ने भी कहा कि ये 80% जो है वो बैंकिंग चैनल के साथ गया है। बैंक ऐसा 80% बैंकिंग चैनल से बाहर गया। वो नहीं जाना चाहिए था लेकिन बाहर गया है। 20% है जिसके बारे में कहते हैं लोग कि भाई वो शायद
उसके बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए। तो अगर कुछ पैसा वापस आ रहा है तो हुकूमत को और इदारों को वेलकम करना चाहिए और ये मैसेज जाना चाहिए, क्लियर मैसेज, लाउड एंड क्लियर, कि अगर आप आना चाहते हैं तो आएँ, बिस्मिल्लाह, यहाँ इन्वेस्ट करें दोबारा। इन्वेस्टर आएगा जब भी आपकी ग्रोथ बिल्कुल, होगी। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, आज के प्रोग्राम में आप आए और आपने हमें खास तौर से आम आवाम को ये बताया कि किस तरीके से जो इन हालात से निपटना है। बिल्कुल। और आपको कहेंगे यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, रहिएगा हमारे साथ।